गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दारोगा टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है और दो में आपने देखा कि यहाँ तक 51 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, क्या है? तो जैसे आप लोग देखिएगा कि जब बजट पेश होता है, ठीक है, तो बजट पेश होता है तो आपको दो ग्राफ वहां पर दिखाया जाता है, दो ग्राफ दिखाया जाएगा। यहां पर लिखा रहेगा 100 पैसे आता है और यहां पर रहेगा कि 100 पैसे जाता है, ठीक है। 100 पैसे आता है, 100 पैसे जाता है, इसलिए यहाँ पर रहेगा कि 100 पैसे आता है। कहाँ से आता है? कृषि से आता है, सेवा कर से आता है, उद्योग से आता है, या फिर जो हम लोग कर्ज लेते हैं उससे आता है। और यहाँ पर रहेगा कि पैसा जाता है, तो जाता है तो जब हम लोग कहीं से कर्ज लेते हैं तो ब्याज भुगतान भी तो करना होगा ना, ठीक है। तो ब्याज भुगतान जो होगा यह कहता है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? राजस्व व्यय का। जो हम लोग इकट्ठा किए, यह जो 100 पैसा जो इकट्ठा किए, यह 100 पैसा जाएगा भी तो, ठीक है। इसलिए ब्याज भुगतान एक आइटम है किसका? राजस्व व्यय का एक आइटम है। इसलिए जितना हम लोग इनकम करते हैं, यानी जितना हम लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसी में से सबको हम लोग देते हैं, इसलिए यह है राजस्व व्यय है। अगला है किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे कम किस में होगा? बिहार में होगा। इससे कम तो कहीं हो ही नहीं सकता है। अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इसलिए फेमस क्वेश्चन है ये सब, एकदम ये सब क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है क्या? कोयला का क्षेत्र है यह। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? कटिहार, ठीक है, जहां से कुछ जूट वगैरह का भी उत्पादन होगा। 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात है कितना है? देखिए यहाँ पर एक नजदीकी अगर 4 है तो यह एग्जैक्टली 918, ठीक है, एग्जैक्टली 918 है। लेकिन 4 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में नजदीकी ये है तो 919 है आंसर, इसलिए एग्जैक्ट आंसर है 918। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है? ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है? तिलहन शामिल नहीं है। इसमें गेहूं है, चावल है, दलहन है, लेकिन तिलहन शामिल इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है यह आया था कब? ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया था? 2007 में आया। मेरे यहाँ दलहन की कमी होती है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था, ठीक है। तो कब समाप्त किया गया? 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया। इसलिए यहां से कहा गया कि अब जो बजट घाटा है इसको धीरे धीरे कम किया जाए। नेक्स्ट है आर.एन. मल्होत्रा समिति। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से है। यह जो मल्होत्रा थे ये आरबीआई के गवर्नर भी थे और इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी बनाया गया था। 1993 में कमेटी बनाया गया था बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। आज देखते हैं कि बीमा क्षेत्र में क्या किया गया। बीमा क्षेत्र में 74% का FDI
फिक्स किया गया। ठीक है, इसलिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितनी होगी? 74% होगी एफडीआई। भारत में सेवा कर का प्रारंभ किया गया था। भारत में सेवा कर का प्रारंभ कब किया गया? 1994-95 में किया गया। इसलिए आज हम लोग जम के सेवा कर दे रहे हैं और इसी से सर्विस सेक्टर से ही भारत सरकार को सबसे अधिक आमदनी भी होती है। विश्व में खनिज तेल, पेट्रोलियम कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? नंबर 1 रूस और नंबर 2 में है अब सऊदी अरब है। ठीक है, इसलिए नंबर 1 में है रूस और नंबर 2 में है सऊदी अरब। मैथ्स का आपके सर आएंगे और सर को कराएंगे मैथ के। आए तो नहीं है लेकिन आएंगे और कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में शहबाज शरीफ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? चेंज हो गया अभी, वहां भी नया प्रधानमंत्री आया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। ठीक है, कौन है? अनवर उल हक। हाँ, अनवर उल हक काकर, ये पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन नंबर। और 73 क्वेश्चन नंबर है कि आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? इसलिए 25 लाख का जुर्माना देने वाला बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। समाज में धन वितरण की असमानता को कम करने में कौन कर सहायक होता है? प्रगतिशील कर है। ठीक है, इसलिए जो कुछ हम लोग जो अलग से टैक्स लगाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अलग से कुछ टैक्स लगाते हैं, तो अलग से जो टैक्स लगाते हैं वह टैक्स हम लोग देखते हैं कि जैसे कभी कभी हो क्या जाता है कि मान लीजिए हमको शिक्षा पर विकास करना है, तो शिक्षा पर विकास करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल पर लगा देते हैं 1 पैसे का टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, यानी 50 रुपया 1 पैसा आपका गया, तो 1 पैसा आपको देने में ज्यादा नहीं लगा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल दिन भर में कितना भराता है, तो अरबों खरबों का पैसा आ गया ना सरकार के पास। इसलिए समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सहायक होता है? यह प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट है प्रति वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो यह है जीरो बेस्ड बजटिंग है। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग है। यह जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1987 से। किस मंत्रालय ने किया था? यह था विज्ञान मंत्रालय। इसने सबसे पहले अपना जो बजट तैयार किया था इसी तरह किया था और उसके बाद इसको अपना लिया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा भी। अगला है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्न में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा राजकोषीय सचेतक नहीं है?
इसलिए राजकोषीय सचेतक नहीं है, यह है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब क्या? राजकोषीय घाटा का मतलब क्या? इसमें कहता है, लिख लीजिए इसको, इसमें कहता है कि सरकार के कुल व्यय, सरकार के कुल व्यय और कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का जो अंतर होता है, के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। के अंतर को हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां बनाया गया? केरला में। ओके, 68 नंबर है, 78 नंबर है, इसमें है इंडसइंड बैंक। हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया, इंडसइंड बैंक को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई कहां? केरल में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किस केस में? केशवानंद भारती केस में 1973 में। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 से। संविधान के मूल ढांचा का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 21 में। इसलिए आपातकाल में दो अनुच्छेद को किसी भी रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता। किसको किसको? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। इसलिए संविधान का मूल ढांचा इसी में है। अब इसमें सब कुछ जोड़ दिया गया, जैसे अभी देखते हैं 2017 में इसी में जोड़ दिया गया क्या? राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसी में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अधिकार इसमें आएगा, स्वच्छ हवा पाने का अधिकार इसमें आएगा, इसलिए इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्या है? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? आशा पारे को किया गया था। और 53वां किसको दिया गया? 53वां वहीदा रहमान को अभी दिया गया 2023 में, अभी हाल ही में घोषणा हुआ है। और विश्वजीत का जो भेजा गया था करंट अफेयर, उसमें यह क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए 52वां किसको दिया गया? आशा पारे को। और 53वां किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। भारत सरकार ने 2025 तक है यह, दो 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? लेखक हैं ए और बी दोनों हैं। ठीक है, डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्से दोनों ने मिलकर लिखा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट प्रत्येक साल जारी किया जाता है और इसमें सारे देशों का आंकड़ा निकाला जाता है, रैंकिंग किया जाता है। यह कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। ऐसे श्रृंखला, ठीक है, ऐसे श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में। यह क्या है? यह वनडे नहीं है, टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? कौन? संसद। ठीक है,
इसलिए भारत में मौलिक अधिकारों को संशोधित कौन करेगा? संसद। संसद में कौन कौन है? संसद में शामिल कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए दोनों सदन मिलकर कानून बनाएगा, राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि 98वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इससे है, यह जो संशोधन है यह है राज्यों का सीमांकन से, क्योंकि इसके तहत क्या किया गया कि कर्नाटक के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में जो सीमा क्षेत्र है उसका विकास के लिए वह अपना कानून बना सकता है। वहाँ के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी का प्रावधान किया गया? एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या? एनजेएसी का फुल फॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसके द्वारा, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान नौकरी में किया गया? क्योंकि और कहीं अधिकार है नहीं, सिर्फ नौकरी में ही आपको अधिकार दिया है। लोकसभा, राज्यसभा में आपको या विधानसभा में आपको कोई आरक्षण सीट का नहीं है, वो सिर्फ SC ST को है। तो SC ST को लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है और SC ST को नौकरी में भी है, प्रमोशन में भी है, सभी जगह अधिकार है, लेकिन बाकी सबको नहीं है। इसलिए 93वां संविधान संशोधन। अगला है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 45 में, क्योंकि अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। इसलिए वहां पर क्वेश्चन रहेगा कि राजभाषा संबंधी प्रावधान कौन से अनुसूची में है? किस अनुसूची में? अनुसूची कौन सी? अनुसूची है ना, 12 अनुसूची है ना, तो 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। इसलिए पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग नंबर 1 को अनुसूची को याद रखिएगा, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरा याद नहीं रखिएगा, चलेगा। तीसरा याद नहीं रखिएगा, चलेगा, लेकिन चौथा आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 5वां नहीं याद रखिएगा, चलेगा। 6ठा याद नहीं रखिएगा, चलेगा। यहाँ से 7वां से आपको याद रखना पड़ेगा। 7वां में क्या? विषयों का विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वां में क्या है? राजभाषा आयोग। 9वां में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा उसको डाला गया और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित बातें उसमें थी। 10वां में क्या है? दल बदल अधिनियम। 11वां में क्या? पंचायती राज। और 12वां में क्या? नगर पालिका। इसलिए इतना आपको 7 से लेकर आपको इधर से लेकर 12 तक आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। गठन कब हुआ था? 1957 में। रिपोर्ट भी दिया 1957 में। 73वां संविधान संशोधन से पूर्व संशोधन में पंचायती राज का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? 64वां में। इसलिए पहले यह 64वां संविधान संशोधन के रूप में आया था, 2-3 बार बिल गिर गया, उसके बाद फिर ये आ गया किसमें? 73वां में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रारूप समिति में बाद में शामिल हुए थे? इसलिए बाद में शामिल हुए थे कौन? एन माधवराव। ठीक है, एन माधवराव बाद में शामिल हुए थे, पहले नहीं हुए थे। इनके स्थान पर था BL मित्र। ठीक है,
बी एल मित्र के स्थान पर यह आए। जब बी एल मित्र जब हट गए तो यह चले आए। फिर एक जो मेंबर है, एक मेंबर और बाद में जुड़े थे, ये जुड़े थे कौन? तो टी टी कृष्णामचारी। टी टी कृष्णामचारी यह किसके जगह पर थे? तो डीपी खेतान के जगह पर। ठीक है, कल है, हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने देश के पहले नैनो यूरिया का उद्घाटन किया? कौन है यह? इफ्को है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर डस्ट लीग सैन्य अभ्यास किया? किसके साथ मिलकर? उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर किया। कहां किया है? उत्तराखंड के राय पिथौरा जिले में। नेक्स्ट है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच बनाने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डस्ट लीग है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता का सही क्रम है, कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता का सबसे पहला बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान का है। हाल ही में 12 फरवरी 2023 को किस महापुरुष की 200वीं जयंती मनाई गई? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी को। 12 फरवरी को कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के टंकारा में। ठीक है, हाँ, गुजरात के टंकारा में यह हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग देखिए अच्छा से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग इसको वॉच कीजिए अच्छे से, और ये सीरीज आपका लगातार आते रहेगा और आप लोग इसका लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू।